जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्वेश्चन क्यों क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन कहाँ से आई, क्यों आई, ये बहुतों को पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारे को ऐसा लगता है कि रियल एनालिसिस बहुत टफ है। ठीक है, इसके क्वेश्चन पता नहीं क्या ही बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। इसका एक अपना मीनिंग होता है, कहाँ से आया वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। तो देखो, जब हमारे को कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करनी होती है तो डेफिनेशन का यूज़ होता है। वैसे तो हमें पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी में हमारे पास एक सीक्वेंस जो है अगर किसी फाइनाइट रियल वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। पर उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना, तो हमारे पास डेफिनेशन का यूज़ होता है। जैसे ये डेफिनेशन है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that modulus of an minus l is smaller than epsilon for all n is greater than equal to m। अब ये वाली डेफिनेशन क्या है, क्यों है और कैसे आई, इसको हम समझते हैं। ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन हमें ये प्रूव करके देगी कि एक सीक्वेंस अगर हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, उसी तरह से हमारे पास डाइवर्जेंट के लिए भी होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से समझना है, सुनना है, लिखना भी नहीं है, सुनना है ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसको समझाने से पहले ना दो चीज़ें हमारे को समझना ज़रूरी है। लिमिट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है ना, और एप्सिलॉन, ये दो चीज़ें हमें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे सीक्वेंस पे। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में किसी को बोलते हैं कि भाई लिमिट में रही हो, मतलब एक हम उसको थ्रेशोल्ड दे देते हैं, एक बाउंड्री उसके पास बना देते हैं कि भाई इससे बाहर नहीं जाइए। तो एक बाउंड्री होती है लिमिट। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका जो लिमिट हो गया वो क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी लिमिट क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि वो इस लिमिट को पार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसको जितने भी हम पॉइंट्स बनाएंगे वो हमारे पास इस 10 से कम ही होंगे। ठीक है ना, तो इसकी जो ये आउटर बाउंड्री पे जो पॉइंट्स होंगे ना, ये 10 10 10, ये भी 10 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 होगा, ये क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसकी लिमिट बाउंड्री है और लिमिट बाउंड्री पे जो जो भी हमारे पास पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो लिमिट को हम किस तरह से समझते हैं वो तो आपने समझ लिया, इसको हम सीक्वेंस में किस तरह से देखते हैं। जैसे बात मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सीक्वेंस लिए ए एन इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, अब आपको पता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास ये किस तरह से बढ़ेगी। देखो a1 आएगा हमारे पास 1, a2 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से ये हमारे पास 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, क्योंकि 1/∞ हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो लिमिट होगी वो कहाँ होगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। सीक्वेंस की लिमिट किस पे होती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे होती है, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा कोई नंबर नहीं होता। तो वहाँ पे हमारे पास जो नंबर हमारे को मिलेगा वो नंबर क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमारे पास सीक्वेंस की जो लिमिट होगी ना वो हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मिलेगी, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उससे बड़ा कुछ नंबर होता ही नहीं है। नंबर तो नहीं होता पर ऐसे ही, मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इस बड़ी वैल्यू पे हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वो जैसे हमारे पास ये वाली सीक्वेंस है, जब हमने एन की जगह 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो ये आएगा, फिर हम जो इन्फिनिटी रखा ना सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू, तो हमारे पास क्या मिला, 0 मिला। मतलब ये 0 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। उस तरह से आपको कोई भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट देखना है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास वो सीक्वेंस किस वैल्यू की तरफ जा रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो लिमिट हमने समझ लिया, लिमिट पॉइंट हमने समझ लिया। दोबारा बता देता हूँ एक बार ना, कि लिमिट क्या होती है, हमारे पास एक बाउंड्री होती है जिसके बाहर हम नहीं जा सकते, वो हमारे पास क्या होगी, लिमिट होगी। उस बाउंड्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट। ठीक है, सर्कल में ये हो गया, सीक्वेंस में हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो हो गया लिमिट पॉइंट। अच्छा, ये एप्सिलॉन जो होता है ना हमारे पास, ये एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अप्रॉक्स आप इसको ऐसा मान के चलो कि 0.0001 इस तरह की वैल्यू। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करना होता है, लगभग लगभग इक्वल प्रूव करना होता है। जैसे बात मान लो 3 और 3.00000001 को आपको ये
देखो ये दोनों वैल्यूज़ अप्रॉक्स इक्वली है ना, बट पूरी तो नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है 0.00000001 का यहाँ पे डिफरेंस है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इतना तो डिफरेंस है, बट मोटा मोटा तो ये इक्वल ही है ना, तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल नहीं लिखेंगे, समझो बात को। इसको हम डायरेक्ट इक्वल नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? देखो दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या बोलते हैं, उनका जो सब्ट्रैक्शन होता है ना हमारे पास वो 0 आना चाहिए, पर इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? ये आएगा इसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एप्सिलॉन से अगर छोटा हो जाए ना किसी तरह से, तो हम बोलेंगे ये अप्रॉक्स हमारे पास बराबर ही है। समझ रहे हो बात को? मतलब हमारे पास इन दोनों को बराबर प्रूव करने का क्या तरीका हो गया, इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस करें 3 - 3.00000001, ठीक है, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास कम से कम एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों बराबर है। जैसे हमारे पास बोलते हैं ना 5 और 5 को बराबर प्रूव करना, तो 5 - 5 कर लो, रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 क्या है हमारे पास? एप्सिलॉन से छोटा है, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू ले रहे हैं, 0.001, 0.005 इस तरह की वैल्यू, ठीक है। तो इससे भी ये छोटा है, तो ये वाली जो एप्सिलॉन वाली बात होती है ना, ये हमारे पास आती है जब हमें पता है हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे है, अदरवाइज़ ये दोनों इक्वली है, बट हल्का सा डिफरेंस है, तब हम वहाँ पे एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन ज़्यादातर हम पता है कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी एक कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है, तो उस पर हमारे पास हल्का हल्का डिफरेंस रहता ही रहता है। तो अगर हमें प्रूव करना है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कोई दो वैल्यूज़ इक्वल है, तो हम उसको एप्सिलॉन से छोटा करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अब यहाँ पे आते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर। हमने दो चीज़ें समझ ली, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, और एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमारे पास हल्का सा डिफरेंस होता है, तो वैल्यूज़ को इक्वल प्रूव करने के लिए हम उसको बस इतना सा प्रूव कर लेते हैं कि वो दोनों हमारे पास, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है ना वो एप्सिलॉन से छोटा है, क्योंकि एप्सिलॉन खुद छोटा है, उससे भी छोटा उनका सब्ट्रैक्शन है, तो मतलब वो आपस में लगभग इक्वल ही है, ठीक है। तो ये दोनों समझ गए बात। अब हम समझते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो जो हमें मोटा मोटा पता है ना, एक सीक्वेंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस किसी एक फाइनाइट रियल वैल्यू की तरफ अप्रोच करती, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। समझ में आई इतनी बात? अब ध्यान से सुनना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस किसी एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, डैश 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 करके AN, तो ये जो AN वैल्यू है ना हमारे पास, जिसकी nth वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास एक रियल फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एट द एंड हमारे पास ये जो इसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए, फाइनाइट रियल नंबर, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया, तब तो डाइवर्ज हो जाएगी ना। कन्वर्जन तो यही होता है कि हमारे पास एक फाइनाइट रियल वैल्यू की तरफ, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, कुछ ऐसा जो भी है, ठीक है, 1000 हो गया, ये भी हमारे पास फाइनाइट रियल वैल्यू है। इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए कि हमारे पास नॉट एग्जिस्ट या फिर इनफाइनाइट आ गया, तो उस केस में हमारे पास वो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो एक सीक्वेंस को अगर हम इतना प्रूव कर ले कि भाई उसके nth टर्म जो है वो एक फाइनाइट रियल वैल्यू है, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। डाइवर्जेंट के लिए इसकी nth टर्म हमारे पास बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो देखो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं AN = 1/n, ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसको प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये सीक्वेंस हमारे को पता है 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसकी जो हमारे पास लिमिट पॉइंट आ गया, वो क्या आ गया? 0 आ गया। इसका लिमिट क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी के हमारे पास जो AN वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 0 वैल्यू आई है। तो अगर हम इतना प्रूव कर ले कि इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो हमारे पास 0 है, समझ रहे हो? इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो हमारे पास 0 है, और क्योंकि 0 एक रियल फाइनाइट वैल्यू है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी? अपने आप ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ध्यान से सुनो,
इस सीक्वेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डैश 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 1/n या फिर 1/∞, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका A1 है, A2 है, A3 है, इसको इस तरह से देखो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इसकी जो nth टर्म है और ये जो ज़ीरो है, ठीक है, ये दोनों सेम है भाई, ठीक है। ये जो हम ज़ीरो ले रहे हैं ये इसकी nth टर्म है, ठीक है। मतलब इसकी जो nth टर्म है और ये जो ज़ीरो है ये दोनों बराबर ही है अप्रॉक्स। पर क्योंकि हम इन्फिनिटी की बात करें तो हल्का हल्का डिफरेंस रहता ही है, तो हम इतना बोल सकते हैं कि भाई जो इसकी nth टर्म है और ये जो इसका लिमिट पॉइंट है, मतलब जो ज़ीरो है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ये एप्सिलॉन से भी छोटे हैं, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो nth टर्म हुई वो क्या होगी, ज़ीरो के बराबर होगी, और ज़ीरो क्या है, फाइनाइट रियल वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं ये जो सीक्वेंस है ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ज़ीरो एक फाइनाइट रियल वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। समझ रहे हो बात को। तो एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका हम पहले तो लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट कहाँ निकलेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उसकी nth टर्म भी होती है। अगर हमारे पास उसकी लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू निकल गई और हम बोल रहे हैं कि उसकी जो nth टर्म है और उसकी जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो उसकी लिमिट है वो दोनों बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो इसकी जो हमारे पास nth टर्म है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू की तरफ अगर कोई सीक्वेंस अप्रोच कर रही है तो उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। तो इस तरह से हम किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। समझ में आई बात। जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस दी है 1/n, ठीक है। तो इसकी nth टर्म है हमारे पास ये। अब हमें पता है इसका लिमिट पॉइंट क्या निकलेगा, लिमिट इसकी क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। लिमिट तो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिट निकालने के लिए कुछ नहीं आ रहा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई, वो क्या हो गया, इसका लिमिट हो गया। तो अब हमें इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है, मतलब इसकी जो nth टर्म होगी वो हमारे पास एक फाइनाइट रियल वैल्यू होनी चाहिए। हमें एक फाइनाइट रियल वैल्यू पता है ज़ीरो, जो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास एक तो इसकी nth टर्म है और एक ज़ीरो है, इन दोनों को आपस में हमें इक्वल प्रूव कराना है, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है इसलिए हम an माइनस ज़ीरो करके देखेंगे, और इसका डिफरेंस हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। एप्सिलॉन आपको पता है बहुत छोटी वैल्यू होती है, उससे भी अगर छोटा इसका डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो an हमारे पास क्या है 1/n, लिमिट हमारे पास क्या है इसकी ज़ीरो है। देखो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/n आ गया। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी भरोगे ना तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, और ज़ीरो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा होता है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है 0.001 कुछ इस तरह से, मतलब थोड़ा बड़ा होता है ज़ीरो से, बट बहुत नज़दीक होता है ज़ीरो के। तो ये वैल्यू उससे भी छोटी आ रही है, तो हमें यहाँ पे ऐसे ज़ीरो नहीं लिखना है, हम लिखेंगे कि 1/n हमारे पास किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से छोटा आ गया। मतलब हमारे पास ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसकी nth टर्म और इसके लिमिट पॉइंट का डिफरेंस क्या है हमारे पास, बिल्कुल नेग्लेजिबल है, मतलब दोनों इक्वल ही है। और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट रियल वैल्यू है, मतलब इसकी जो nth टर्म हो गई वो हमारे पास किसके बराबर हो गई, एक फाइनाइट रियल वैल्यू की बराबर हो गई, ठीक है। तो अगर फाइनाइट रियल वैल्यू की तरफ हमारे पास किसी सीक्वेंस की nth टर्म अप्रोच कर रही है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। तो इस तरह से हम किसी सीक्वेंस को प्रूव करते हैं कि वो सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस अगर प्रूव करनी तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में पहली बात हम लिमिट तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट आएगी नहीं, है ना। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है an इक्वल्स टू n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो हमारे पास तो यहाँ पे लिमिट क्या निकली, जैसे हमारे पास लिमिट के लिए एक बाउंड्री चाहिए होती है, तो इसकी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, बाउंड्री इसकी इन्फिनिटी, तो इसकी कोई बाउंड्री है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं निकलेगा। तो हमें किसी सीक्वेंस को अगर हमें प्रूव करना है कि वो डाइवर्जेंट है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको ना जस्ट समझो बात को कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली समझो हमें करना क्या है, हमें डाइवर्जेंट प्रूव करना है किसी सीक्वेंस को। मतलब कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, अप्रॉक्स इन्फिनिटी के बराबर है,
समझ रहे हो आप, दिख रहा है? मतलब मैं मोटा मोटा कहूँ ना तो हमें उसकी nth टर्म को इन्फिनिटी के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। मतलब उसकी nth टर्म को हमें बहुत बड़ा बताना है कि वो बहुत बड़ी टर्म है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो जैसे बात मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है। हमें जो सीक्वेंस की nth टर्म है, बात मान लो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ले लेते हैं एग्जांपल an इक्वल्स टू n ले लेते, तो हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। और इसकी जो nth टर्म होगी वो हमारे पास करीब यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसकी nth टर्म को हमें इन्फिनिटी प्रूव करना है, समझो बात को, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम एक वैल्यू ले ले, वेरिएबल ले ले, अगर हम एक वेरिएबल ले ले सच दैट उसको मान लेते सम k, ठीक है। ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया k नाम का, और ये है क्या k हमारे पास यहाँ पे 0 से बड़ा है भाई, ठीक है। 0 से बड़ा मतलब इस तरफ को आएगा, अगर यहाँ पे 0 है तो ये इस तरफ को आएगा, ठीक है। और ये इतना बड़ा है, हाउएवर वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, हो सकता है 100 करोड़, हो सकता है 500 करोड़, ठीक है ना। तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ली है, बहुत बड़ी, जितनी आप सोच सकते हो उतनी बड़ी सोच लो इसको, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर ले इसकी, फिर भी ये जो सीक्वेंस इसकी जो nth टर्म है वो इस k से बड़ी होगी या इक्वल होगी, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके nth टर्म हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। हमने क्या बोला, हमने एक वेरिएबल लिया k जो कि 0 से बड़ा है, और इतना बड़ा है कि बहुत ही बड़ा है, जितना आप सोच सकते हो उतना बड़ा है, ठीक है। उसको लेने के बाद भी हमारे पास इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो उससे भी बड़ी निकल रही है, मतलब ये हमारे पास सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा क्या है, इन्फिनिटी है। मतलब ये मतलब हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि हमारे पास nth टर्म जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, समझ रहे हो। उसी तरह से अगर हमें माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखना है, तो एक अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो हमारे पास एक सीक्वेंस दी है, जैसे यहाँ पे बात मान लो 0 है, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। तो हमें किसी सीक्वेंस को बोलना है कि प्रूव करना है कि वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है, ये प्रूव करो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया, समथिंग लाइक k, -k। ये बहुत बड़ा नहीं, सॉरी, बहुत छोटा नंबर ले लिया, बहुत छोटा, जितना आप सोच सकते हो, -5000 करोड़, 5 लाख करोड़, ठीक है, ऐसा कुछ भी नंबर सोच लो। हमने एक वेरिएबल लिया -k जो कि हमारे पास 0 से बहुत ही छोटा है, हाउएवर वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर भी अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर ले कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस की nth टर्म है वो इस -k से भी छोटी है, ये हमने बहुत छोटी ली है, पर इसकी जो nth टर्म है वो इससे भी छोटी है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये डाइवर्ज कर रही है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस इस तरह से हम प्रूव करते हैं। कन्वर्जेंट के लिए हम क्या करते हैं, भाई दो सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, मतलब उसकी nth टर्म एक फाइनाइट रियल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। डाइवर्जेंट के लिए उसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास इन्फिनिटी होनी चाहिए या माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए। प्रूव करने का तरीका ये होता है, समझ में आई बात। अच्छा, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है उसी तरह से लिखी होती है, और इसमें एक चीज़ होती है हमारे पास n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारे पास कहाँ से आता है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ से आता है, अब इसको समझो। जैसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि nth टर्म हमारे पास कोई रियल वैल्यू के बराबर है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू के बराबर है। तो हम साथ साथ हमें ये भी बताना होगा कि हम जो an ले रहे हैं, इसमें जो n हम ले रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तभी तो बोलेंगे ना इसकी nth टर्म मतलब सबसे बड़ी टर्म। इसमें जो हम n ले रहे हैं ये सबसे बड़ी वैल्यू ले रही है नंबर लाइन पे। तो जैसे हमारे पास यही वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये हमारे पास जो हमने n लिया है, बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए जो n ले रहे हैं हम, वो हमारे पास सबसे बड़ा ले रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक m वैल्यू है, उससे भी n हमारे पास बड़ा ही होगा। हमें ये बेसिकली ये चीज़ का ये मतलब होता है,
ठीक है, कि ये जो हम n ले रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम सबसे बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कोई भी एक इसको प्रूव करने के लिए हम पता क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, कोई एक k वैल्यू ले ली जो कि बहुत बड़ी है, उससे भी बड़ी हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ी है। उसी तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो n ले रहे हैं वो सबसे बड़ा ले रहे हैं। अगर हम कोई m भी लेते हैं अपनी मर्जी से, जो हम सोच सकते हैं 50 करोड़ 1000 करोड़ जो भी हम सोच सकते हैं, फिर भी n जो हम ले रहे हैं उससे बड़ा ही होगा या उसके इक्वल हो सकता है, बट उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने का ये तरीका होता है। अब इसको मैं डेफिनेशन को समझा देता हूँ, इसमें बोला क्या है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, A sequence n is said to be convergent sequence if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that a n minus l is smaller than epsilon for all। हमने n क्या लिया है, एक बहुत बड़ी वैल्यू ली है। अगर हम वहाँ पे m भी ले लेते हैं तो उससे भी n बड़ा है। तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हमें डेफिनेशन की तरफ से प्रूव करना है। तो हम बोल रहे हैं कि जो उस सीक्वेंस की लिमिट होगी, मतलब उसका जो लिमिट पॉइंट होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, जो कि अगर एक फाइनाइट रियल वैल्यू है, क्योंकि अगर सीक्वेंस की लिमिट निकल रही है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी ना, क्योंकि डाइवर्जेंट सीक्वेंस की तो लिमिट निकल नहीं सकती है, वो तो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो अगर किसी सीक्वेंस की हमारे पास लिमिट निकल रही है तो वो एक फाइनाइट रियल वैल्यू होगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है, सबसे बड़ी टर्म है, वो हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट रियल वैल्यू है, या फिर इन दोनों को बराबर हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर प्रूव करना है, पर हल्का सा इसमें डिफरेंस रहता है, इसलिए हमें एप्सिलॉन का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात है। इन्फिनिटी अपने आप में ही हमारे पास एक गुत्थी है जिसको हम, कोई फाइनाइट वैल्यू तो हो नहीं सकती ना, तो हल्का सा डिफरेंस रहता है। तो उसकी जो nth टर्म है और उसकी जो लिमिट है वो दोनों सेम ही है, और ये हमारे पास अगर एक फाइनाइट रियल वैल्यू है तो nth टर्म भी हमारे पास एक फाइनाइट रियल वैल्यू होगी। तो फाइनाइट रियल वैल्यू की तरफ अगर कोई सीक्वेंस जा रही है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो हमें यही बताया हुआ कि a n माइनस एल जो होगा वो बहुत छोटा है, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। और हम जो n ले रहे हैं बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम m भी कंसिडर करते, जो कि हम जितना भी सोच सकते बड़ा, उससे भी बड़ा हमारे पास n होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। बाकी ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है, आप नोट्स पे इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे फ्री में आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो डेफिनेशन आती है, एक तो प्लस इन्फिनिटी को, एक माइनस इन्फिनिटी को। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अगर हमें किसी सीक्वेंस को ये बताना है कि वो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी सच दैट k, जो कि हमारे पास 0 से बड़ी है और बहुत बड़ी है, जितनी हम सोच सकते हैं। उसके बावजूद भी इस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो हमारे पास उस k से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। ऑटोमेटिकली उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी वाली nth टर्म वाली जो सीक्वेंस है उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ये भी है हमारे पास, अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करना है तो हमें क्या बोलेंगे, हमने एक बहुत छोटी वैल्यू ले ली, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है माइनस के, ठीक है। उसको लेने के बाद भी हमारे पास सीक्वेंस की जो nth टर्म है उससे भी छोटी आ रही है, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो इस तरह से हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस को, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को प्रूव करेंगे। इसकी डेफिनेशन ये होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्यों लिखी गई है, ये कैसे लिखी गई है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये वाले, ठीक है।